हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। तो आज हम भारत की कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, कृषि कितनी प्रकार की होती है। साथ ही फसलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं, रबी की हैं, जायद की हैं, उनके बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। देखिए, भारत में जो कृषि होती है उसमें से क्या होता है कि विकासशील राष्ट्रों में तो 3/4 विकासशील राष्ट्रों में 3/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। 3/4 तो कृषि पर निर्भर करती है। तो कह सकते हैं कि भारत में जो 3/4 जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। तो निकाल कर देखते हैं 3/4 का कितना हो सकता है। यानी 75%, 75% है वो तो कृषि पर निर्भर है। तो कह सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। आइए अब हम कृषि के प्रकार देखते हैं। कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, आखिर कृषि कितने प्रकार की होती है, किस कृषि की क्या विशेषता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि स्थानांतरण कृषि क्या होती है? यह एक आदिम कृषि है, यानी आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। तो स्थानांतरण कृषि में यह कृषि बहुत ज़्यादा, ये कृषि का स्थानांतरण है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस कृषि में क्या होता है कि वनों की कटाई करके और फिर उन्हें जलाकर उनकी राख इकट्ठा कर ली जाती है। यानी जब वन जला दिए जाते हैं तब उनकी राख इधर उधर बिखर जाती है और उस पर कृषि कर ली जाती है। तो स्थानांतरण कृषि क्या होती है कि वनों की कटाई करके उन्हें जलाया जाता है, फिर कृषि की जाती है। इसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि। अब स्थानांतरण कृषि है वो 2 से 3 साल बाद फिर से की जाती है। 2-3 साल तक स्थानांतरण कृषि नहीं की जाती है, क्योंकि जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है। इसलिए 2-3 साल तक ये कृषि नहीं की जाती है। ये कृषि कहाँ की जाती है? तो ये कृषि भूमध्य रेखीय प्रदेश में की जाती है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। स्थानांतरण कृषि भूमध्य रेखीय प्रदेश में की जाती है। ये पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थानांतरण कृषि कहाँ की जाती है। जहाँ पे स्थायी रूप से कृषि करना मुश्किल होता है वहाँ पर स्थानांतरण कृषि अर्थात ये कृषि भूमध्य रेखीय प्रदेश में की जाती है। इस कृषि में क्या होता है कि इस कृषि के अंतर्गत मक्का उगाया जाता है। खास करके किस फसल की बुआई की जाती है? तो इस के अंतर्गत स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से मक्का की पैदावार की जाती है, मक्का उगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्थानांतरण कृषि को
अन्य स्थानों पर क्या क्या कहा जाता है, अन्य देश में क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरण कृषि को भारत में झूम तथा बेवाड़ कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को भारत में झूम तथा बेवाड़ कहा जाता है। फिलीपींस में केगिन कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को फिलीपींस में केगिन कहा जाता है, केगिन। जबकि श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, चेना। श्रीलंका में स्थानांतरण कृषि को चाइना कहा जाता है, चाइना। इंडोनेशिया में इसे हुमाह कहा जाता है। इंडोनेशिया में इस स्थानांतरण कृषि को इंडोनेशिया में हुमाह कहा जाता है। इंडोनेशिया में हुमाह कहा जाता है। जबकि इस स्थानांतरण कृषि को वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनुको। वेनेजुएला में इस स्थानांतरण कृषि को कोनुको कहा जाता है, कोनुको। जबकि मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को मलेशिया में क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि को मलेशिया में लदांग कहा जाता है। जबकि इसे थाईलैंड में टमराई कहा जाता है। थाईलैंड में क्या कहा जाता है? थाईलैंड में टमराई कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को थाईलैंड में टमराई कहा जाता है। श्रीलंका में चेना कहा जाता है। जबकि इसे ब्राज़ील और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को ब्राज़ील तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वहीं इसे सूडान में नगासू कहा जाता है। सूडान में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? सूडान में स्थानांतरण कृषि को नगासू कहा जाता है, नगासू। स्थानांतरण कृषि को सूडान में नगासू कहा जाता है। वहीं स्थानांतरण कृषि को म्यांमार में तोंग्या कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को म्यांमार में तोंग्या। स्थानांतरण कृषि को म्यांमार में तोंग्या कहा जाता है। वहीं मेडागास्कर में स्थानांतरण कृषि को टावी कहा जाता है। मेडागास्कर में स्थानांतरण कृषि को टावी कहा जाता है। वहीं जायरे में स्थानांतरण कृषि को मसोल कहा जाता है। जायरे देश में स्थानांतरण कृषि को मसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसोल कहा जाता है। तो ये तो थी स्थानांतरण कृषि को किन किन देशों में क्या कहा जाता है। एक बार हम फिर से देखते हैं। भारत में इसे झूम, बेवाड़ तथा पोंडा कहा जाता है। भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि, बेवाड़ कृषि तथा पोंडा कहा जाता है।
जबकि फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को केगिन कहा जाता है। फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? केगिन कहा जाता है। जबकि मध्य अमेरिका तथा ब्राज़ील में इसे मिल्पा कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को ब्राज़ील तथा मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? मिल्पा कहा जाता है। श्रीलंका में इस स्थानांतरण कृषि को चाइना कहा जाता है। श्रीलंका में स्थानांतरण कृषि को चाइना कहा जाता है। इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि को हुमाह कहा जाता है। हुमाह कहा जाता है इंडोनेशिया में। थाईलैंड में स्थानांतरण कृषि को टमराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाईलैंड में स्थानांतरण कृषि को टमराई कहा जाता है। जबकि मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदांग कहा जाता है। मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। जबकि जायरे में स्थानांतरण कृषि को मसोल कहा जाता है। जायरे में स्थानांतरण कृषि को मसोल कहा जाता है। जबकि वेनेजुएला में स्थानांतरण कृषि को कोनुको कहा जाता है। वेनेजुएला में स्थानांतरण कृषि को कोनुको कहा जाता है। जबकि सूडान में स्थानांतरण कृषि को नगासू कहा जाता है। सूडान में स्थानांतरण कृषि को नगासू कहा जाता है। जबकि म्यांमार में स्थानांतरण कृषि को तोंग्या कहा जाता है। म्यांमार में स्थानांतरण कृषि को तोंग्या कहा जाता है। जबकि मेडागास्कर में स्थानांतरण कृषि को टावी कहा जाता है। मेडागास्कर में स्थानांतरण कृषि को टावी कहा जाता है। तो ये तो थी स्थानांतरण कृषि, जो कि 2 से 3 साल में की बात की जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, इन देशों में की जाती है। अब हम देखते हैं स्थानाबद्ध कृषि। स्थानाबद्ध कृषि में क्या होता है कि इस कृषि में एक या एक से अधिक परिवार है वो स्थायी रूप से कृषि करते हैं। इसमें स्थायी रूप से कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि में स्थायी रूप से कृषि नहीं होती है। जबकि स्थानबद्ध कृषि के अंतर्गत स्थायी रूप से कृषि होती है। इसमें व्यक्तिगत रूप से अधिकार होता है, किसी अन्य का अधिकार नहीं होता। इसमें व्यक्तिगत रूप से अधिकार होता है। इसमें क्या होता है कि सरल फसल चक्र प्रणाली अपनाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। यानी सरल तकनीकी रूप से फसल उगाई जाती है तथा पशुपालन भी होता है और साधारण औजारों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो स्थानाबद्ध कृषि ये कह सकते हैं कि जो अधिकतर जो कृषि होती है जिसमें पशुपालन क्रिया भी होती है, फसल भी उगाई जाती है, उसे स्थानाबद्ध कृषि कहते हैं और स्थायी रूप से ये की जाती है। अब हम देखते हैं गहन कृषि। तीसरा प्रकार है कृषि का गहन कृषि। गहन कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि छोटी से खेत तो छोटा सा होता है, जैसे 2 एकड़ 5 एकड़, तो छोटे से खेत पर इसमें क्या होता है, छोटे से खेत पर अधिक पूंजी लगाकर अधिक श्रम से अधिक फसल पैदा की जाती है। खेत छोटा सा होता है, 5 एकड़
इतना 5 एकड़ 4 एकड़ इतना होता है, उस पर अधिक पूंजी लगाकर अधिक से अधिक पूंजी लगाकर अधिक श्रम द्वारा अधिक से अधिक पैदावार की जाती है। इसे कहते हैं गहन कृषि। प्रति एकड़ भूमि पर अधिक से अधिक फसल उगाने का प्रयास की जाती है। भूमि भी 5 या 6 एकड़ की होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। और उस पर खास करके चावल उगाया जाता है। कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल। तो खास करके इस पर चावल उगाया जाता है। जबकि स्थानांतरण कृषि में कौन सी उगाई जाती है? मक्का उगाई जाती है मुख्य फसल। और गहन कृषि में मुख्य फसल कौन सी उगाई जाती है? चावल, चावल कपास उगाई जाती है। अब हम देखते हैं जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि, जीविकोपार्जन कृषि क्या होती है? यानी जीविका के लिए, जीविका चलाने के लिए कृषि। इसमें क्या होता है, कौन सी फसलें होती हैं? तो इस प्रकार में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जीविकोपार्जन के अंतर्गत 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। एक होती है आदिम जीविकोपार्जी कृषि और दूसरी होती है गहन जीविकोपार्जी कृषि। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? देखिए, जीविकोपार्जन कृषि के अंतर्गत दलहन, तिलहन, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें आदिम कृषि में क्या होता है? आदिम कृषि में न्यूनतम उपकरणों से कृषि क्रियाएं की जाती है। जो कृषि के लिए जो परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है। और जबकि गहन जीविकोपार्जन कृषि में क्या होता है कि परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और कुछ पैसे भी कमा लिए जाए। इसे कहते हैं गहन कृषि। अब हम देखते हैं विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि। अब ये विस्तृत कृषि कैसे की जाती है और कहाँ की जाती है? तो विस्तृत कृषि में अधिक बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े उपकरणों की सहायता से ये कृषि की जाती है। इसमें गहन कृषि की तुलना में कम ही उत्पादन होता है। विस्तृत कृषि में गहन कृषि की तुलना में कम ही उत्पादन होता है। गहन कृषि में तो थोड़े से एकड़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जाती है। लेकिन विस्तृत कृषि में भी कृषि होती है, लेकिन गहन से कम होती है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसमें तकनीकी वाले, मतलब आधुनिक तकनीकी वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर कौन सी फसलें? गेहूँ उगाई जाती है ज़्यादातर। और ये प्रकार की विस्तृत कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, अब हम ये देखते हैं। तो विस्तृत कृषि है वो अमेरिका में। विस्तृत कृषि अमेरिका में, अमेरिका के जो प्रेयरी मैदान है, अमेरिका के जो प्रेयरी मैदान है वहाँ पर। इसके अलावा अर्जेंटीना में जो पंपास है, अर्जेंटीना में जो पंपास का मैदान है वहाँ पर। इसके अलावा कजाकिस्तान में भी ये कृषि की जाती है। तो यहाँ पे की जाती है ब्राज़ील के पंपास में, अर्जेंटीना के पंपास मैदान में, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेयरी मैदानों में, कजाकिस्तान में, ब्राज़ील में, यहाँ पे ये विस्तृत कृषि की जाती है। तो हमने कृषि के प्रकार पढ़े। स्थानांतरण कृषि पढ़ी, स्थानाबंध कृषि पढ़ी, गहन कृषि पढ़ी, विस्तृत कृषि पढ़ी, जीविकोपार्जन कृषि पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य
कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि इस कृषि में इस प्रकार की कृषि प्रणाली में बाजार में बेचने हेतु कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि भी देखिए, एक तो उगाई जाती है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और एक उगाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो फसल उगाई जाती है उसे रोपण कृषि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि रोपण कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, तो रोपण कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, रोपण कृषि। रोपण कृषि को बागानी कृषि भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। रोपण कृषि को ही बागानी कृषि भी कहते हैं। तो हम दोनों प्रकार पढ़ लेते हैं वाणिज्य कृषि के। वाणिज्य कृषि के अंतर्गत है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होने वाली कृषि। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होने वाली कृषि, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होने वाली कृषि हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में उत्तर अमेरिका के प्रेयरी मैदानों में, यूक्रेन में, पश्चिमी यूरोप में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में गेहूं उगाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उगाई जाती है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। वाणिज्य फसल है ये गेहूं। और ये अमेरिका, यूक्रेन, पश्चिम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर गेहूं उगाई जाती है। तो आपको पूछे प्रेयरी मैदानों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो प्रेयरी मैदानों में एक तो प्रेयरी मैदानों में गेहूं उगाई जाती है मुख्य रूप से, और इसके अलावा पश्चिमी यूरोप यहाँ पर भी गेहूं उगाई जाती है। आगे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रोपण कृषि। तो अब हम रोपण कृषि के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कौन सी कृषि, किसकी कृषि की जाती है, याद रखिए गेहूं की जाती है। और ये क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब रोपण कृषि को बागानी कृषि भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद को बाजार में बेचना है। रोपण कृषि की जाती है ताकि बाजार में इसे बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इस प्रकार की कृषि है वो श्रीलंका, भारत के आसाम, दार्जिलिंग में खेती करके, रबड़ की खेती करके, कॉफ़ी की खेती करके, इनकी खेती करके ये कमाई जाती है। जैसे कि मलेशिया में रबड़ का उत्पादन बहुत होता है, मलेशिया रबड़ के लिए जाना जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी, और दार्जिलिंग आसाम में चाय की खेती, मलेशिया में रबड़ की खेती, ब्राज़ील में कॉफ़ी की खेती। ये रोपण कृषि है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। तो इसे ही रोपण कृषि कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित कृषि। तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ ये क्या है, रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ की जाती है, ब्राज़ील, मलेशिया, दार्जिलिंग, आसाम, श्रीलंका, यहाँ पे विशेष रूप से की जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रोपण कृषि का किस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो ये तो हुआ रोपण कृषि। अब हम देखते हैं मिश्रित कृषि के बारे में। इसमें मिश्रित कृषि से तात्पर्य आप समझ गए होंगे। यह भी एक, इससे पहले हमने पढ़ा था, यह भी एक स्थानाबंद कृषि की तरह ही है, जिसमें फसलें भी उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। लेकिन मिश्रित कृषि में इसमें ज़्यादा दो तीन कम से कम दो से ज़्यादा ही फसलें एक साथ उगाई जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सारी फसलें आ जाती है। इसके अंतर्गत
मक्का, गेहूँ, चुकंदर, आलू, सूरजमुखी, जौ, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर, आलू, सूरजमुखी आदि फसलें मिक्स रूप से उगाई जाती हैं। आदि फसलें, और ये फसलें संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, पश्चिमी यूरोप में, याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में, रूस में ये मिश्रित कृषि की जाती है। तो ये प्रदेश याद रखने हैं और इस तरह से कृषि ये की जाती है। यानी जायद की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें और रबी की फसलें भी एक साथ उगा दी जाती है। इसे कहते हैं मिश्रित कृषि। अब हम देखते हैं ट्रक कृषि। ये आपने नया नाम सुना होगा शायद, ट्रक कृषि। तो कृषि के बहुत प्रकार हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रक कृषि क्या होती है कि इस प्रकार की कृषि में व्यापार के साथ साथ सब्जी भी उगाई जाती है। यानी व्यापार तो किया जाता, व्यापारिक फसलें तो उगाई जाती ही है, साथ में सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इससे घर की भी पूर्ति होती है और बाज़ार में बहुत अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। इस प्रकार की जो फसलें हैं वो समीप क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं उगाई जाती। और ये गहन प्रकार की कृषि है। ट्रक कृषि किस प्रकार की कृषि है? वे गहन प्रकार की है। ये गहन रूप से की जाती है और इसमें मुनाफा अधिक से अधिक हो, इसलिए ट्रक कृषि की जाती है। आगे देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाने के साथ कृषि पर विशेष ध्यान अपनाया गया। सन 1961 में इंटेंसिव सन 1961 में इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। कौन सा प्रोग्राम? एग्रीकल्चरल प्रोग्राम शुरू किया गया। तो पंचवर्षीय योजना को अपनाने के साथ ही कौन सी योजना शुरू की गई? तो वो पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। तो उसके आरंभ में कौन सी योजना पर आरंभ की गई, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इंटेंसिव कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है ये। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप समझ जाएंगे। तो ये योजना, पंचवर्षीय योजना जब अपनाई गई थी तो तब ये योजना शुरू की गई थी, और किस रूप में? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अब याद रखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचित भूमि क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य, तो सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में होती है। अब देखिए, तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? अब तो हमने ये देख लिया कि सबसे ज़्यादा सिंचाई है वो उत्तर प्रदेश में होती है। अब देखते हैं हम कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। अगर क्षेत्र पूछे तो ढक्कन का पूर्वी पठारी भाग, ढक्कन का
पूर्वी पठारी भाग में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ढक्कन के पूर्वी भाग में सर्वाधिक सिंचाई होती है तालाबों से। और राज्य पूछे तो तमिलनाडु। तो ये तो था तालाब से संबंधित। अब हम देखते हैं नल एवं कुएं एवं नलकूप। कुएं व नलकूप। कुओं एवं नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो भारत के पूर्वी भाग तथा उत्तर प्रदेश में होती है। भारत के पूर्वी भाग व उत्तर प्रदेश में कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही होती है, कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यूपी के बाद एमपी और एमपी के बाद राजस्थान, ये तीनों क्रम में याद रख लीजिए। यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है। पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है और अन्य भी कई राज्यों में होती है, लेकिन ये क्रम में तीन याद रख लिए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये 3 जिले क्रम में याद रख लीजिए, सभी याद नहीं रखना है, इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं, लेकिन ये परियोजनाएं हम परियोजना टॉपिक में हम पढ़ेंगे। भारत की नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परियोजनाएं। तो हमने नलकूप पढ़ा, तालाब पढ़ा, अब है नहरें। नहरें बच गया। तो नहरों से कहाँ सिंचाई होती है सर्वाधिक, किन क्षेत्रों में सिंचाई होती है सर्वाधिक, तो ये हम देख ही चुके हैं। नहरों से सर्वाधिक यूपी में होती है, यूपी के बाद आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में। नहरों से उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में। जबकि कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो राजस्थान तो 3 नंबर पर है ही, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। ये नहरें और कुएं एवं नलकूपों में सिंचाई कहाँ होती है। अगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी मैदानों में और पूर्वी तटीय मैदानों में। उत्तरी मैदानों में और पूर्वी तटीय मैदानों में नहरों से सिंचाई होती है, याद रखिए। उत्तरी मैदानों में और पूर्वी तटीय मैदानों में, पूर्वी तटीय मैदानों में, उत्तरी मैदानों में नहरों से सिंचाई की जाती है। आइए अब हम फसलों के बारे में देखते हैं। तो हमने सिंचाई देख ली, फसलों के कृषि के प्रकार देख लिए। अब हम 3 नंबर पर देखते हैं विभिन्न फसलें कि कौन कौन सी फसलों में कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सी मिट्टी उपयोग में की जाती है, कहाँ कहाँ उगाई जाती है, अन्य विशेषताएं, ये सब हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं चावल। चावल के अंतर्गत क्या, चावल में चीन के बाद चावल में भारत का दूसरा स्थान है। चावल में भारत का दूसरा स्थान है। चावल एक उष्ण जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। इसमें उष्ण जलवायु में ये पैदा होती है चावल। उष्ण जलवायु में चावल पैदा होता है। चावल के लिए 100 से 200 सेमी वर्षा होती है, ज़रूरी होती है। 100 से 200 सेमी वर्षा होती है और 16 से 27 सेंटीग्रेड तापमान होता है। कहीं कहीं पर
20 से 32 भी लिखा आता है, लेकिन आप 16 से 27 मान लीजिए। 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 100 से 150 सेमी वर्षा होती है। 100 से 150 सेमी से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या तात्पर्य है? मतलब 100 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, वरना चावल की फसल जल जाएगी। 100 में इतनी अच्छी नहीं होगी फसल, अच्छी फसल नहीं होगी 100 सेमी में वर्षा, लेकिन कम से कम उत्पादन तो हो ही जाएगा। तो 100 से अगर कम होती है तो चावल का उत्पादन ठीक से नहीं होगा। अब हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। चावल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए। 16 से 27 डिग्री तापमान चाहिए। 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा चाहिए और जलवायु उष्ण होनी चाहिए। उष्ण जलवायु में चावल का उत्पादन होता है। ये 4 बेसिक बातें आपको याद रखनी है। अब ये चावल की फसलें कहाँ होती है? तो ज़्यादातर क्षेत्र पूछे जाते हैं, राज्य नहीं पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट रूप से क्षेत्र वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये फसलें डेल्टा प्रदेशों में दलदली प्रदेशों में तथा तटीय प्रदेशों में उगाई जाती है। डेल्टाई प्रदेशों में, दलदली प्रदेशों में और तटीय प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। भारत में चावल की 3 किस्में होती हैं। एक होती है अमन। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत में चावल की कौन सी कृषि का प्रकार नहीं होता, तो तीनों याद रखिए। अमन होती है, अमन के अलावा आउस होती है, आउस के अलावा बोरो होती है। तो भारत में ये 3 प्रकार की चावलें उगाई जाती हैं। अमन उगाई जाती है, आउस उगाई जाती है और बोरो प्रकार की किस्में फसल उगाई जाती है। जो अमन प्रकार की किस्में हैं ये शीत ऋतु में उगाई जाती है, बस इतना अंतर है। बाकी उष्णकटिबंधीय फसलें हैं ये। अमन जो प्रकार है वो शीत प्रकार की किस्म है, शीत प्रकार की ये किस्म है। बाकी ये दोनों आउस है, बोरो है, ये उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। बस इतना याद रखिए, बाकी ज़िले रहने दीजिए कि सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ज़्यादा आप करेंगे तो याद नहीं रह पाएगा। फिर भी बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश याद रख लीजिए। बस ये 2 ज़िले याद रख लीजिए। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में। बस 2 राज्य याद रख लीजिए। तो हमने चावल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। चावल के बारे में हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय फसल है, और जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं होती हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे शीत ऋतु में भी ये फसल उगा ली जाती है। लेकिन शीत में उगाने वाली फसल एक ही है, अमन। बाकी आउस और बोरो तो उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। तो नंबर 1 उष्णकटिबंधीय फसल है। नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी चाहिए। नंबर 3 16 से 27 डिग्री तापमान चाहिए। नंबर 4 100 से 200 सेमी वर्षा चाहिए। नंबर 5 दलदली भागों, डेल्टाई प्रदेशों, तटीय मैदानों में ये फसलें उगाई जाती है। नंबर 5 भारत में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, अमन, आउस, बोरो। और नंबर 6
पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये 6 बातें आपको याद रखनी है। और नंबर 7, भारत में दूसरा स्थान है। तो ये 7 बातें आपको याद है चावल के बारे में रखनी है। चावल आपको बता दें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है। तो अगर क्षेत्र पूछे तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखनी है। तो ये तो था पार्ट 1। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और फसलें पढ़ेंगे, बहुत सारी फसलें पढ़ेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।